दवाओं की एक एक्सपायरी डेट तो सबको मालूम है, वो जो दवा के पत्ते के पीछे लिखी होती है। लेकिन कुछ दवाओं की एक सीक्रेट एक्सपायरी डेट भी होती है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब उन दवाओं का फॉर्मूला हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। आप जाइए फैक्ट्री से एकदम ताज़ी वाली दवा भी निकाल के ले आइए, फिर भी उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा जिसके लिए वो बनी है, क्योंकि उस दवा का फॉर्मूला हमेशा के लिए एक्सपायर हो चुका है। ये किसी एक दवा की बात नहीं हो रही है, ये दवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बहुत क्रूशियल दवाएं हैं जिन्हें एंटी माइक्रोबियल्स कहा जाता है। ये दवाएं माइक्रोब से होने वाली बीमारी के इलाज में काम आती हैं। माइक्रोब सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब। एंटीबायोटिक्स भी इन्हीं एंटी माइक्रोबियल्स में से एक है। जब से इन दवाओं का आविष्कार हुआ है ना, इनसे करोड़ों लोगों की जान बची है और बहुत सारे ऑपरेशंस मुमकिन हो पाए हैं। लेकिन ये दवाएं वक्त के साथ कमज़ोर होती जा रही हैं, या यूं कहें कि इनके सामने जो बीमारी है वो पावरफुल होती जा रही है। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दवाएं बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी और साधारण समझी जाने वाली बीमारी का भी कोई इलाज नहीं बचेगा। इससे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। ऐसा होना शुरू भी हो चुका है, लाखों लोग मर भी चुके हैं। बस आज से पहले कोई आंकड़ा नहीं था, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टडी प्रकाशित हुई है जिसमें इस तरह की मौतों का एक आंकड़ा है। ये एक नए किस्म की दिक्कत है जो पिछले कुछ दशकों में हमारे सामने आई है और आने वाले दशकों में ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। इस समस्या का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप साइंसकारी देख रहे हैं। एक और एपिसोड के साथ मैं टी शर्ट पहन के आ गया हूँ जाड़े के मौसम में। यार बहुत बढ़िया धूप निकली है बाहर, उससे क्या है, और तो काम भी खत्म हो गया है। तो शुरू करते हैं साइंसकारी के इस एपिसोड में हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसको शॉर्ट हम बोलते हैं AMR। इसे WHO ने टॉप 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट में शामिल किया है। ये हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। खतरे से पहले थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में जर्मनी में एक फिलोसोफर हुए, नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने कहा था, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो तुम्हें मारता नहीं है तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। नीत्शे की ये बात जितनी आपके लिए सही है उतनी ही आपके दुश्मन के लिए भी सही है। और दुश्मन इंसान ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके दुश्मन वो छोटे छोटे कीटाणु भी हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, जिनसे जानलेवा बीमारियां होती हैं। सबसे पहले कुछ फंडे क्लियर कर लेते हैं अपने, है ना। हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स टहल रहे हैं। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, हमें दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रोब्स कई तरह के होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि। ये इतने सारे हैं कि इनकी गिनती नहीं है। आपके पेट से लेके आपके गेट तक हर जगह माइक्रोब्स फैले हुए हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जैसा हर चीज़ के साथ होता है। और बुरे होने के साथ साथ कुछ लोग जानलेवा भी होते हैं। इंसानों की और कुछ माइक्रोब्स की दुश्मनी ना न जाने कब से चली आ रही है। इनसे लड़ते लड़ाते लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर अपन लोगों ने थोड़ा साइंस पर फोकस किया, मॉडर्न मेडिसिन का विकास हुआ और मनुष्यों ने एंटी माइक्रोबियल बना लिया अपना हथियार। एंटी माइक्रोबियल यानी वो दवाएं जो माइक्रोब्स को मार गिराती हैं। ये दवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें कई तरह की दवाएं होती हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स, वायरस के लिए एंटीवायरल, इसी तरह एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक भी होते हैं। इन सभी को एंटी माइक्रोबियल नाम की बड़ी कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत क्रूशियल दवाएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इंसान एंटी माइक्रोबियल बनाते जाएंगे और माइक्रोब्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। एक तरफ मनुष्यों ने एंटी माइक्रोबियल बनाए, दूसरी तरफ माइक्रोब्स ने इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर दी। मतलब माइक्रोब्स ने इन दवाओं से निपटने का तरीका ढूंढ लिया। कैसे? देखिए, हर दवा हमारे शरीर में जाकर माइक्रोब्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देती है। इस युद्ध में ज़्यादातर माइक्रोब्स तो मारे जाते हैं, लेकिन कई बार युद्ध हारने के बाद बचे हुए माइक्रोब्स पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। धीरे धीरे माइक्रोब्स खुद को इस तरह चेंज कर लेते हैं कि उनके ऊपर एंटी माइक्रोबियल्स का असर ही नहीं होता। यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कई बार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जगह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी यूज़ किया जाता है। सेम टर्म है, क्योंकि माइक्रोब्स के बीच ज़्यादातर बैक्टीरिया लोगों का जलवा होता है और मार्केट में भी एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा खपत है। तो कहीं भी आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिखा दिखेगा, समझ लीजिएगा एक ही समस्या की बात हो रही है। अब समस्या, इस प्रॉब्लम को लेकर वैज्ञानिक कई सालों से चेता रहे हैं। एंटीबायोटिक्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने भी सतर्क रहने के लिए कहा था। पुराने ज़माने में ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग मर जाते थे। फिर साल 1928 आया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन वो पहला एंटीबायोटिक था जिसकी पहचान हुई थी। पेनिसिलिन की खोज के बाद कई और एंटीमाइक्रोबियल्स खोजे गए
हर साल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मरने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी इन दवाओं के आविष्कार के कारण। अब साल 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया इस खोज के लिए। इसी साल फ्लेमिंग ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया और इस इंटरव्यू में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि इस ड्रग का मिसयूज बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। कुछ बीमारियों और इन्फेक्शंस को हम इंसानों ने हल्के में ले लिया है क्योंकि हमारे पास इनके लिए एंटी माइक्रोबियल वेपन्स हैं हमारे पास इनमें, लेकिन धीरे धीरे माइक्रोब्स अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। कुछ सालों में माइक्रोब्स इस तरह विकसित हो जाएंगे कि उनके ऊपर दवाओं का असर नहीं पड़ेगा और जो अभी मौजूदा दवाएं हैं और जो साधारण दिखने वाली बीमारियां हैं, इनके कारण बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के उदाहरण से अपन थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं ना, रेजिस्टेंट कैसे हो जाते हैं। बैक्टीरिया को एक बड़ी मशीन की तरह इमेजिन कीजिए। इस मशीन के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं। ये प्रोसेस इस मशीन को यानी बैक्टीरिया को जिंदा रखती हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान के अंदर बैक्टीरिया फैल रहा है और इंसान बीमार हुए जा रहा है। इतने में डॉक्टर साहब ने दे दी एक एंटीबायोटिक्स, जाओ खा लो। एंटीबायोटिक्स खाएंगे, वो जाकर अंदर बैक्टीरिया लोगों की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है उनमें लफड़ा कर देती है। इससे बैक्टीरिया का जीना दूभर हो जाता है और बैक्टीरिया की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। बाकी बचे थोड़े बहुत बैक्टीरिया लोगों को अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो ठिकाने लगा देता है। अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया लोगों को मार रहे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया किनारे खड़े होकर देख रहे होते हैं। जैसे हम इंसान एक जैसे नहीं होते ना, वैसे ही सब बैक्टीरिया भी एक जैसे नहीं होते, कुछ पावरफुल होते हैं। बैक्टीरिया गैंग में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करता। इन बैक्टीरिया लोगों के पास कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जिनके कारण एंटीबायोटिक्स इनका कुछ नहीं कबाड़ पाते और ये ढीठ किस्म के बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवोल्यूशन के क्रम में उन्हीं बैक्टीरिया के जीन्स आगे बढ़ते हैं जो एंटीबायोटिक्स से बच जाते हैं, वही तो आगे जाएंगे, बाकी तो निपट गए। और ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फैलने लगते हैं इंसान से इंसान में, इंसान से जानवरों में, जानवरों से इंसान में, जानवरों से जानवरों में, और इनके साथ फैलने लगता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मनुष्य जैसे जीव आमतौर पर अपनी अगली पीढ़ी को जीन्स ट्रांसफर करते हैं। ऐसे चलते फिरते कोई इंसान एक दूसरे को जीन्स नहीं दे देता ना, लेकिन बैक्टीरिया लोगों में ये होता है। बैक्टीरिया में ये खास बात है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से चिपक कर यानी कांटेक्ट में आकर जीन्स ट्रांसफर कर सकता है। कई बार बैक्टीरिया के मारे जाने के बाद उसकी लाश से भी जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बाकी जीवित बैक्टीरिया अपने को एंटीबायोटिक्स से निपटने के लिए तैयार कर सकें। इस सबसे होता यह है कि जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाएगा, उतने ज़्यादा जल्दी बैक्टीरिया को समझ में आ जाएगा कि कैसे एंटीबायोटिक्स से निपटना है, जल्दी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि एंटी माइक्रोबियल्स जिस बीमारी का इलाज करते हैं, ये एक बार के लिए तो उसका इलाज कर देते हैं, कई बार के लिए इलाज कर देते हैं बल्कि, लेकिन कई बार यूज़ करने पर ये उस माइक्रोब्स को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाते जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल करके हम एक सुपर बग बना रहे हैं। सुपर बग यानी एक ऐसा खतरनाक कीटाणु जिसका इलाज ही नहीं किया जा सकेगा। अब सवाल उठता है, सवाल ये है कि गड़बड़ कहाँ हो रही, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए, इसको होने से तो नहीं रोका जा सकता। जिस तरह कोई भी जीव जंतु अपने सर्वाइवल की कोशिश करता है, वैसे ही माइक्रोब्स भी करते हैं। बैक्टीरिया तो सर्वाइवल में माहिर हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हम मनुष्यों से भी करोड़ों साल पहले से पृथ्वी पर टिके हुए हैं। एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ भी अचानक बंद नहीं किया जा सकता। एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल सिर्फ संक्रामक बीमारियों का इलाज तक सीमित नहीं है। ऐसी बहुत सारी सर्जरी, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके बाद एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन सर्जरी ऑपरेशंस में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो एंटी माइक्रोबियल्स के बिना बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जो बंद करनी पड़ जाएंगी, तो रोक तो नहीं सकते ये। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ होनी ही है, लेकिन ये किस स्पीड से होगी, कितनी तेज़ी से होगी, ये हमारे हाथ में है। WHO के मुताबिक AMR की स्पीड बढ़ाने के लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं, इसमें हमारी कुछ हरकतें भी हैं, लेकिन किसी एक कारण को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल्स का मिसयूज़ और ओवर यूज़। कुछ लोगों का क्या है कि उनको कुछ भी बीमारी होती है, वो जाकर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। भले ये सर्दी खांसी वायरस से हुई हो, लेकिन इनको एंटीबायोटिक्स ही खानी है। इससे माइक्रोब्स को फ्री वोगड़ में रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब कुछ एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं, ये दूसरी तरह की गलती करते हैं। वो ये है कि जब डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो आधी अधूरी दवाई खाकर छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन खानी है, लेकिन किसी को 3 दिन में अरे तबीयत हरी सी लग रही है, तो फिर छोड़ देते हैं ऐसे में।
ऐसे दवाओं का कोर्स अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे होता ये है कि आपको तो तबीयत ठीक लगने लगती है, लेकिन अंदर बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होते और उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि उनको एंटीबायोटिक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दवाओं का कोर्स तो पूरा करना है। एक और बड़ी समस्या पशुपालन से निकल कर आती है। वहाँ से भी खूब सारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा मिलता है। क्या है कि जानवरों को बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता है और ऐसी कंडीशन में बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। अब और बीमार होने पर इन्हें हचक के एंटीमाइक्रोबियल्स खिला दिए जाते हैं, वही जानवरों टाइप का ट्रीटमेंट। फिर इन जानवरों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी थोक के भाव पनपती है और वहाँ से इंसानों में वो रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ से माइक्रोब्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हम जानते ही हैं। अब इसके अलावा WHO ने अन्य कारण भी बताए हैं, जैसे कि साफ पानी की कमी, स्वच्छता की कमी, क्वालिटी और अफोर्डेबल दवाओं की कमी, इन्फेक्शन का दुरुस्त उपचार ना होना, ये सारी और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। पहले AMR महज एक चेतावनी थी, लेकिन अब आंकड़े सामने आने लगे हैं। दी लैंसेट इस नाम की एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। दी लैंसेट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है हाल में। इस रिपोर्ट में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का वैश्विक असर दिखाया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 204 देशों से डेटा इकट्ठा किया गया है। 24 पैथोजन और 88 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन से जुड़े केस खंगाले गए हैं। खतरनाक वाले माइक्रोब्स को पैथोजन कहते हैं ना। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी के लिए स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल किया और इससे साल 2019 में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मरने वाले लोगों का आंकड़ा सामने आया। क्या सामने आया? करीब 12.7 लाख लोगों की मौत AMR के कारण हो गई 2019 में। 12.7 लाख लोग इसलिए मर गए क्योंकि साधारण समझी जाने वाली बीमारी की साधारण दवाओं ने कोट एंड कोट असर करना बंद कर दिया। इस आंकड़े को कॉन्टेक्स्ट प्रदान करने के लिए दूसरी बीमारियों से तुलना कर लेते हैं। 2019 में HIV एड्स से 8.6 लाख मौत हुई। इसी साल मलेरिया से 6.4 लाख मौत हुई और AMR से कितने मरे? 12.7 लाख। मलेरिया से लगभग डबल। इसी रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है, AMR एसोसिएटेड डेथ, ये तो और ज़्यादा है, 49.5 लाख। AMR एसोसिएटेड डेथ मतलब इनकी मौत का AMR से कोई ना कोई कलेक्शन था ही, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही इन मौतों का कारण है। AMR कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि इनमें से करीब 12.7 लाख लोग AMR के कारण ही मरे हैं। मतलब अब एड्स और मलेरिया से भी ज़्यादा मौत AMR से हो रही हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों ने AMR का कोई इश्तिहार देखा है या इस बारे में सुना है? इस समस्या की तरफ इशारा तो बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन इस स्टडी के कारण पहली बार हमारे पास ठोस आंकड़े आए हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम अब कितने लोगों की जान लेने लगी। अब तक आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि हम नए एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं बना लेते हैं जैसे बनाते आ रहे हैं। तो अगर पहले वाले एंटीबायोटिक्स से इलाज नहीं हो पा रहा है तो नए वाले एंटीबायोटिक्स खोज लेने चाहिए, है ना? ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। अब AMR का एक इकोनॉमिक्स वाला एंगल भी है जो एंटीबायोटिक्स बनाने की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद अगले कुछ दशकों तक नए नए एंटीबायोटिक्स खूब खोजे गए, लेकिन आगे चलकर नए एंटीबायोटिक्स आना बंद हो गए क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है और फार्मा कंपनियों को उनसे ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए नए एंटीमाइक्रोबियल्स भी मार्केट में नहीं आ रहे हैं। अगर मौजूदा तरीके से हमें माइक्रोब से लड़ाई लड़नी है तो नए नए एंटीमाइक्रोबियल्स खोजते रहने होंगे, लेकिन ये फिर कभी ना खत्म होने वाला एक युद्ध है। नए माइक्रोब्स आएंगे, नए एंटीमाइक्रोबियल्स होंगे, यही होता रहेगा। इसके साथ साथ हमें माइक्रोब से लड़ने के नए तरीके भी खोजने होंगे। AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कितना समझ में आया, क्या नहीं आया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के बारे में बताइए क्या बेहतर किया जा सकता है और हमें आगे चलकर किन बातों में, किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए वो भी बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।